वेलकम बैक वंस अगेन टू डिक्स यंग। डिस्कस करने वाले हैं हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन जो कि है चैप्टर 5, दैट इज द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में अब तक से हमने देखा कि 1866 तक जो 56 एलिमेंट्स ढूंढे गए थे और न्यूलैंड्स ने जो ऑक्टेव्स लॉ बनाया था वो फेलियर हो गया और भी बहुत सारे एलिमेंट्स ढूंढे जाने लगे। और जैसे जैसे एलिमेंट्स मिलते जा रहे थे और क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी, सारे देश के साइंटिस्ट जो थे वो इस पर लगे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स ढूंढे जाएं। इसी बीच में एक रसिया के दमित्री इवानोविच मेंडलिव्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, बड़े ही मेहनती और उस समय के अपने समय के विद्वान। तो इन्होंने 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और उनके फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के आधार पर उन्होंने इसको अरेंज किया और उन्होंने जो अपना एक क्लासिफिकेशन दिया, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि आज हम लोग यूज़ करते हैं उसकी आधारशिला बनी। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं, इसको देखेंगे कि क्या क्या उसमें फैक्ट्स थे, क्या क्या चीज़ें थी जिसके कारण से ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का आधारशिला बना। तो आज डिस्कस करने वाले हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल कब आया था ये? तो 3 साल बाद जो न्यूलैंड्स का ऑक्टेव आया था 1866 में और फिर ये जो है वो आया था 1869 में। तो चलिए देख लेते हैं इसको, ये क्या चीजें हैं। इन 1869 तो जो उस समय केमिस्ट थे दमित्री इवानोविच मेंडलिव्स, उन्होंने क्या किया, किस किस बेसिस पर इसको कैटेगराइज किया? तो वो देखो क्या था कि फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इतनी सारे जो डेटा है इसको इन्होंने कलेक्ट किया और उसके बाद इसके बेसिस पर उन्होंने जो है पूरा का पूरा एक जो अपना एनालिसिस करके क्लासिफिकेशन दिया। तो आप लोग देखो इसका जो पूरा का पूरा डायग्राम है किस प्रकार से उन्होंने अरेंज किया था, उसको हम लोग एक बार देखेंगे, नोटिस करेंगे कि उसकी विशेषताएं क्या हैं। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे उसमें लिमिटेशंस क्या आए ताकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमें लाना पड़ा। चलो देखो एक बार स्क्रीन पर आप लोग, आप एक बार फिगर का ऑब्जर्व करोगे और यहां पर आप पाओगे कि दिस टेबल कंटेन्स द 8 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड द ग्रुप्स एंड 6 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड द पीरियड्स। आपको दिखलाई दे रहे हैं 8 वर्टिकल कॉलम्स, इसे बोलते हैं ग्रुप, और 6 जो हॉरिजॉन्टल रोज दिखलाई दे रहे हैं इसे हम लोग पीरियड्स बोलते हैं। यू आल्सो ऑब्जर्व इन दिस टेबल मेंडलीव्स लेफ्ट गैप्स फॉर द एलिमेंट्स नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। तो उस समय में कुछ ढूंढे नहीं गए थे एलिमेंट्स, उसके लिए गैप्स छोड़े गए हैं और उसका जो नाम होगा यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है इका, डीवी, ट्राई, ऐसे करके। इका मीन्स 1, डीवी मीन्स 2 एंड ट्राई मीन्स 3। इस तरह से उन्होंने यहाँ पर अपना एक क्लासिफिकेशन छोड़ा हुआ है, एक ग्रुप जो है वो छोड़ा हुआ है। और इसके अलावे he also predict the atomic masses and the properties for the several elements that were not known at that time।
तो इस उस समय जो एलिमेंट्स ढूंढे नहीं गए थे उनके भी प्रिडिक्शन जो है ये पहले से कर चुके थे। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में देखो, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, ये सारी चीज़ें 1869 में ढूंढी नहीं गई थी, लेकिन फिर भी ये खुद से प्रिडिक्ट कर लिए थे चीज़ों को कि यहाँ पर ये एलिमेंट्स ढूंढे जाएंगे, इनके एटॉमिक मासेज ये होंगे, प्रॉपर्टीज ये होंगे, और अगर ढूंढे जाते हैं तो ये कहाँ रखे जाएंगे उसका भी स्थान फिक्स कर चुके थे। तो जब भी कोई एलिमेंट ढूंढा जाता है, जैसे नोबेल गैसेस ढूंढे गए, तो नोबेल गैसेस जब ढूंढे गए तो उन जो बाकी सारे एलिमेंट्स थे उनको बिना डिस्टर्ब किए वहां पर प्लेस कर दिया गया। पहली जो प्रॉब्लम आती है वो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन का। देखो इसमें क्या था कि जो हाइड्रोजन होता है वो एल्कलीज मेटल जैसे आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम से कुछ रिसेंबल करता है, कुछ मिलती जुलती प्रॉपर्टीज होती है, तो इसीलिए इन्होंने इसको फर्स्ट ग्रुप में प्लेस किया। लेकिन ये हाइड्रोजन्स जो होते हैं जैसे आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनसे भी प्रॉपर्टी मैच करती है हाइड्रोजन की, तो इसके अनुसार तो 7th ग्रुप में प्लेस किया जाना चाहिए। तो यहां पर एक टकराव आता है, पोजीशन ऑफ जो हाइड्रोजन है वो फिक्स नहीं था, इस कारण से ये जो था वो इसमें एक लिमिटेशन इसका मानेंगे। क्या चीज? हाइड्रोजन रिसेंबल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली। तो एल्कलीज जो हैं उनकी प्रॉपर्टी, जैसे एल्कलीज में क्या आप लो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन सब का प्रॉपर्टी जो है वो ये रिसेंबल करता है, थोड़ा सा इसका मैच करता है। सो इट इज प्लेस्ड इन 1A ग्रुप, बट certain properties also resembles to halogen group, halogens group। जैसे इसमें आप ले लो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एटीसी, तो ये सब की भी प्रॉपर्टी जिससे मैच करती थी। सो it may place in 7th group, 7th A ग्रुप जो कि हैलोजन्स का ग्रुप था, उसमें इसको प्लेस करना चाहिए। बाय दिस वे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट फिक्स। तो यहां पर एक बात निकल करके आती है कि हाइड्रोजन का जो पोजीशन था वो फिक्स नहीं था, कर तो दिया गया था फिक्स, लेकिन यहां पर जो है उसको हम लोग फिक्स नहीं मानेंगे, क्योंकि यहां पर तो दोनों की प्रॉपर्टीज को रिसेंबल कर रहा है, तो इस कारण से ना वहां का रहा ना यहां का रहा, कहीं भी इसको हम लोग प्लेस नहीं कर पा रहे थे। तो ये इसका जो है एक लिमिटेशंस निकल करके आता है। देखते हैं नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है। जो इसका नेक्स्ट लिमिटेशन है वो आपका है isotopes of element has similar chemical properties with different
एटॉमिक मासेस। तो इस तरह के जो आइसोटॉप्स थे उनके लिए प्लेस नहीं दिया गया था। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देखो, जैसे मान लो क्लोरीन है, तो क्लोरीन एक होता है 35 और एक होता है क्लोरीन 37। तो यहाँ पर ये दोनों जो हैं वो क्लोरीन ही है, आइसोटॉप्स जो हैं क्लोरीन के हैं। इसका एटॉमिक मास 35 हो जाएगा, इसका एटॉमिक मास 37 हो जाएगा, प्रॉपर्टी दोनों की सेम हो जाएगी। लेकिन अगर आप केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर इसको प्लेस किए हैं तो इसके लिए भी जगह होनी चाहिए। एटॉमिक मासेस के आधार पर प्लेस कीजिएगा तो इनका जो अलग अलग जगह पर इसे प्लेस करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे आइसोटॉप्स के लिए कोई प्लेस था ही नहीं, तो इस कारण से ये जो था वो भी एक लिमिटेशंस के श्रेणी में आ जाता है। नेक्स्ट वन है आपका अनसर्टेनिटी ऑफ एटॉमिक मासेस। ओके, तो इसमें क्या था, दो एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट do not increase in a regular manner। तो ये क्या था, जो एटॉमिक मासेस थे वो रेगुलर मैनर में इंक्रीज नहीं कर रहे थे। कभी ऐसा था कि जो हाईयर एटॉमिक मास है पहले रख दिया गया, बाद में लोअर एटॉमिक मास रखा गया। कभी ऐसा होता था कि लोअर एटॉमिक मास पहले रख दिया गया और हाईयर एटॉमिक मासेस बाद में रखे गए। तो यहाँ पर एक अनसर्टेनिटी बनती थी उसकी प्लेसिंग की। तो ये एक बात हुई। अच्छा, अगला पॉइंट जो है वो ये हम लोग देख लेते हैं। तो थर्ड नंबर ये था, ये फोर्थ नंबर देखिए, इसमें फोर्थ नंबर में आ जाएगा प्लेसिंग of heavier element and lighter elements। ओके, तो यहाँ पर कभी ये था कि जो हैवियर एलिमेंट्स है उनको पहले रख दिया गया, लाइटर एलिमेंट्स बाद में रखा गया, लाइटर एलिमेंट्स पहले रखा गया, जो हैवियर एलिमेंट्स है उनको बाद में रखा गया। तो इसकी भी जो प्लेसिंग थी, इनका भी, इनमें भी एक अनसर्टेनिटी दिखलाई देती थी। तो ये भी एक फेलियर का कारण बना, इनका जो है लिमिटेशंस के रूप में ये उभर करके आता है। तो मेंडलिस पीरियोडिक टेबल में इतनी सारी बातें हम लोगों ने जानी, उसको ठीक से ऑब्जर्व किया, उसका जो पोस्टर था उसको, इसके अलावे इसके लिमिटेशंस को भी हमने देखा। आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। कहीं ना कहीं ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अपने आप में खास है और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है आपका नेक्स्ट वीडियो का। तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतना ही, आप इसका एक बार स्नैपशॉट लो, फिर आगे हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर।